ये एक अच्छा खासा बड़ा सा चैप्टर है जिसमें हमारे पास लॉज ऑफ मोशन भी हमें देखना था और फिर फ्रिक्शन वाला पार्ट भी देखना था। टेस्ट से पहले कुछ बच्चे घंटों घंटों लगा देते हैं, दिन लगा देते हैं एक चैप्टर को खत्म करने में कि सर मैं तो रिवाइज करने में टाइम लग गया। याद करिए ये सारे एग्जांपल्स आपके क्लास के ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एक मेन एग्जांपल ले लें सो दैट आप कंसेप्ट रिवाइज कर पाए और ये नोट से आप अपने क्वेश्चंस को या फिर अपने नोट से अपने क्वेश्चंस को देख पाए। ये वाला पार्ट आई थिंक आप सभी लोगों ने अगर न्यूटन लॉस पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। पूरे चैप्टर में ये चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप उसके फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। जब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, मैंने क्लास में कई बार पूछा है कि मैं कौन सा फ्रिक्शन यूज कर रहा हूँ। बच्चे कहते थे सर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप चल रहे हो। अरे पगले। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना बेटा लॉज ऑफ मोशन का एक समरी लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था। ये एक अच्छा खासा बड़ा सा चैप्टर है जिसमें हमारे पास लॉज ऑफ मोशन भी हमें देखना था और फिर फ्रिक्शन वाला पार्ट भी देखना था। अगर मैं देखूं कि हम लोगों ने इस लेक्चर को काफी डिटेल में करा है, काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं, जेई मेंस, एडवांस और हमारे स्कूल लेवल के भी सवाल हमारे पास लॉजिकली जो थे उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा है। हर एक चीज को माइन्यूटली मैंने आपको बताया है क्लास में। नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ समरी लेक्चर, तो हम लोग सारी चीजें वैसे टच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपके यहां पर बताऊंगा। अब इसमें किनका बेनिफिट है, कौन यहां से सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है, वो वही बच्चा उठा सकता है जिसने क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है। यहां से आपका बैकलॉग कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपके टेस्ट आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, या फिर अगर आपके खुद के ही कोचिंग में अगर आपके टेस्ट हैं, या फिर पीडब्ल्यू में अगर आपके टेस्ट हैं, तो आप डेफिनेटली इस लेक्चर से अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं बहुत जल्द। बात यह है कि हमारे पास जो भी मेन कंसेप्ट है हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैं उसी ऑर्डर में ही चल रहा हूं। नो डाउट अगर आप नोट्स खोलेंगे तो और भी सवाल मिलेंगे। मैं सारे सवाल को तो यहां पर नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बाद करने के बाद आप अपने नोट्स खोलेंगे। थ्योरी कैसे रिवाइज करनी होती है टेस्ट से पहले कुछ बच्चे घंटों घंटों लगा देते हैं, दिन लगा देते हैं एक चैप्टर को खत्म करने में कि सर मैं तो रिवाइज करने में टाइम लग गया। इसमें आप लेक्चर को देखेंगे, अपना एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, हाँ 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 ये सारी चीजें बताई गई थी। अब सर और सवाल लगाने हैं तो क्लास के जो हम लोगों ने पीवाईक्यूज करे हैं, जो अच्छे सवाल आपने मार्क करे हो, तो आप प्लीज उनको और ट्राई करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मोमेंटम आता है। दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कई बच्चों को लगता है कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है, नहीं, मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले हम लोगों ने इसी के बारे में बात करी थी कि हम लोगों के लिए मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करना है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी भी अगर आपको मोमेंटम लिखना हो तो हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखना। अगर 2 kg का पार्टिकल बेटा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसका मोमेंटम बच्चे बोलते हैं 20 है। अरे नहीं भाई, 20 आई कैप है। अगर 2 kg का पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो कितना होगा, हमारे पास 20 जे कैप होगा। अगर हमारे पास यहां पर आई थिंक हमारे पास 1 kg है ना, नहीं 2 kg का पार्टिकल, यहां पे 2 kg मिस है, ठीक है, 2 kg का पार्टिकल 4√2 मीटर पर सेकंड से हमारे पास 45 डिग्री पर जा रहा है। तो आप इसको रिजॉल्व करते हैं बेटा, तो यहां पर आएगा 4√2 cos 45, दैट विल बी इक्वल टू बेटा cos 45 1/√2, तो 4 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और यहां पर आपका आएगा बेटा 4√2 का sin 45, sin 45 इज अगेन 1/√2, तो ये और ये चला जाएगा, तो हमारे पास 8 जे कैप आएगा। इसी के बाद हम लोगों ने यहां पर क्या बात करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था डेल्टा ऑफ पी वेक्टर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मॉड ऑफ डेल्टा पी वेक्टर हमारे पास क्या होता है हमारे पास, और डेल्टा ऑफ मॉड पी हमारे पास क्या होता है, क्योंकि जेईई एडवांस ने ऐसी चीजें भी पूछी हैं। ये है हमारे पास पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। आप आई कैप जे कैप में लिखिए और फिर आराम से अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स लगाइए। इसका मतलब क्या है बेटा कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आई कैप जे कैप फॉर्म में और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और इसका मतलब क्या है, दिस इज हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पी फाइनल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पी इनिशियल। क्लियर हुआ क्या? ये डेल्टा मींस चेंज होता है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यही इनिशियल मोमेंटम था, यही फाइनल मोमेंटम है। अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं, डेल्टा पी क्या होगा, तो फाइनल हमारे पास होगा 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, ये हमारे पास होगा। ध्यान समझना, अगर मैं इसको इनिशियल कह देता हूं, इसको मैं फाइनल कह देता हूं, तो आपने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास मॉड ऑफ डेल्टा पी मतलब जो ये आपने वेक्टर निकाला है इसी का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर, तो ये आपका 20√2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड।
हमारे पास इसकी जो यूनिट रहेगी केजी मीटर पर सेकंड रहेगी, और अगर आपकी डायमेंशन की बात करें तो MLT-1 इसकी हमारे पास डायमेंशन रहेगी। सर इसका मतलब क्या है, देखो इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है। पहले इसको देखा करो, डेल्टा मींस चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, तो मैग्नीट्यूड पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, तो 20 - 20 दैट इज 0। तो ये एडवांस में कई बार ऐसे टर्म्स आते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने फोर्स की बात करी थी। फोर्स इज द पुश और पुल व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक ऐसा धक्का या खिंचाव जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। अब स्टेट क्या थी, इनर्शिया क्या था, इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी की कैपेसिटी कि वो अपनी स्टेट में रहे। अगर वो रुकी हुई है तो रुका ही रहना चाहेगा, अगर वो किसी स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड और उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, कोशिश नहीं करेगा, चलता ही रहेगा। अगर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो या उसकी स्पीड चेंज करनी हो, 10 मीटर पर सेकंड से 20 तक ले जाना हो या 10 मीटर पर सेकंड से रोकना हो, तब भी आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर वो इधर जा रहा था, इधर से इधर ले जाना है, तब भी आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। The capacity or tendency of a body to maintain the state of rest, the capacity of a body to maintain the state of motion and direction, ये हमारे पास इनर्शिया होते थे। अब जब हमारे पास ये चीज आई तो मोमेंटम ही हमारे पास स्टेट को बारे में बता पाता है। अगर मोमेंटम जीरो है तो रुका हुआ है, मोमेंटम अगर फिक्स है तो वो पार्टिकल चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है दैट मींस उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हम लोगों ने इसीलिए सबसे पहले मोमेंटम की बात करी थी इस लेक्चर में। फिर न्यूटन्स के हमारे पास 3 लॉज हैं। पहला लॉ हमारे पास क्या कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, अनटिल एंड अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर नहीं हो, ठीक है। हमारे पास नेट और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, अगर मान लीजिए 2 kg की बॉडी है, अगर मैं इधर से भी 10 न्यूटन लगा दूं और इधर से भी 10 न्यूटन लगा दूं, तो क्या ये बॉडी हमारे पास अपना स्टेट चेंज करेगी? नहीं। सर एक्सटर्नल फोर्स तो है, बिल्कुल है, लेकिन अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, सिग्मा मींस समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो 0 है, नल वेक्टर है, तो इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इट ऑलवेज मेंटेन इट्स स्टेट। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही थी तो चलती रहेगी सेम डायरेक्शन में विद सेम स्पीड। न्यूटन्स का सेकंड लॉ है हमारे पास फोर्स की वैल्यू के बारे में, कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स की आप बात कर रहे थे दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp/dt होता है, p की वैल्यू अगर आप यहां पर mv रख देंगे बेटा तो मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रोडक्ट रूल लगाते थे, कई बच्चों ने पढ़ा होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू ma होता है 9वीं क्लास में, गलत है बेटा। हमारे पास नेट फोर्स की बात करेंगे तो m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ठीक है। अगर ध्यान समझना, अगर हमारे पास मास कांस्टेंट होता था, ये सारी चीजें क्लास में बताई हैं, अगर मास कांस्टेंट है तो dm/dt 0 हो जाएगा, हमारे पास फोर्स आ जाएगा m इंटू dv/dt और dv/dt होता है a, तो ma। ये 9वीं क्लास में जो आपको सिखाया था ma, ये हमारे पास कब वैलिड है? जब मास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास v कांस्टेंट है, स्पीड अगर हमारे पास कांस्टेंट है, तो dv/dt हमारे पास 0 हो जाएगा, तो dv/dt वाला पार्ट हटा देंगे तो फोर्स की वैल्यू आती है v इंटू dm/dt। रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग यही वाला फोर्स यूज करते हैं, क्लियर। अब हमारे पास थर्ड लॉ हमारे पास क्या होता है? सर बच्चे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गलत। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर मैं इस बोर्ड पर पंच करूंगा तो एक फोर्स मेरे को फील होगा बाहर की डायरेक्शन में, एक फोर्स इसको फील होगा बाहर की डायरेक्शन में। तो हमेशा एक्शन रिएक्शन सिंगल बॉडी पर नहीं लगते, ये हमेशा डिफरेंट इंटरेक्टिंग बॉडी जो भी लगा रही थी दोनों को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने बात करा था, जब ये F इक्वल टू dp/dt आया था, मैंने कहा था यहीं से ही हमारे सवाल स्टार्ट हो गए। याद करिए, ये सारे एग्जांपल्स आपके क्लास के ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एक मेन एग्जांपल ले लें सो दैट आप कंसेप्ट रिवाइज कर पाएं और ये नोट से आप अपने क्वेश्चंस को या फिर अपने नोट से अपने क्वेश्चंस को देख पाएं। F इज इक्वल टू dp/dt सबसे पहले दिमाग में आते ही आपके डिफरेंशिएशन खुलना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन खुलना चाहिए और ग्राफ में इसका मतलब होता है स्लोप। तो अगर मान लीजिए मैंने मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको गिवन है और मैं आपसे बोलूं भाई फोर्स कितना है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। एग्जांपल में 3t² + 2t - 4 है, मैंने कहा फोर्स निकालिए, तो मोमेंटम अगर टाइम के साथ गिवन है तो dp/dt फोर्स होता है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा? 60 + 2 हमारे पास आया। t की वैल्यू 1 पर पूछेंगे तो t की वैल्यू 1 डाल दूंगा। ये कौन सा फोर्स मिलेगा? इंस्टेंटेनियस फोर्स। ये क्या होता है बेटा हमारे पास? इंस्टेंटेनियस फोर्स, बिल्कुल लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
वेलोसिटी कैसे निकालते थे, dx बाई dt, और टाइम रख देते थे तो उस समय की वेलोसिटी मिलती थी। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मोमेंटम ये है, फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 1, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, आप डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम रख देंगे। तो सर अगर इंस्टेंटेनियस है तो क्या एवरेज वर्ड भी आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें, एवरेज फोर्स अगर आपको निकालना है तो हमारे पास, याद करिए काइनेमेटिक्स में XF, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करते थे, वैसे ही पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, फाइंड फोर्स फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2। जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है तब आप एवरेज की बात करते हैं। तो एक बार टी की वैल्यू 2 डालेंगे तब मोमेंटम आएगा, टी की वैल्यू 0 डालेंगे तब मोमेंटम आएगा, और फिर आप जब इंटरवल की बात कर रहे हैं तो एवरेज फोर्स आप निकालेंगे। जहां पर डिफरेंशिएशन की बात होती है वहां पर हमारे पास स्लोप की भी बात होती है। स्लोप ऑफ, ध्यान समझना, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ हमारे पास फोर्स है। अब आपको ग्राफ किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है, मान लीजिए मैंने दे दिया 2t², तो फोर्स बताइए, तो आप स्लोप निकालेंगे टेन थीटा। याद करिए स्लोप हमारे पास टेन थीटा भी होता है, ठीक है, और dy बाय dx भी होता है। तो आप स्लोप निकाल सकते थे और अपना फोर्स रिपोर्ट कर सकते थे। ये वाला क्लास में भी एग्जांपल बताया है। सर यहां पर डिफरेंशिएट क्यों करा? क्योंकि स्लोप वेरी कर रहा है। जहां पर स्ट्रेट लाइन है वहां पर टेन थीटा से निकाला। जैसे मान लीजिए हमारे पास मोमेंटम और टाइम का मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, यहां पर हमारे पास वैल्यू 1 2 3 6, यहां पर 4 एंड 8, फोर्स एट टी इक्वल टू 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड हमारे पास यहां पर आएगा। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 4 माई से 8 हटाओगे तो 4 बचेगा, और ये 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 न्यूटन। तो ये हमारे पास देखा जाए तो सर ये तो आपने पूरे इंटरवल का निकाल दिया। अरे भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तो इन सारे पॉइंट्स पर फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन ही है। फोर्स एट टी इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 5 तो यहां आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर आप कहीं पर भी फोर्स की बात करेंगे सेम ही आएगा। तो हमारे पास नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। और कैसे निकालते थे? ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, तो माइनस टेन अल्फा से आप यहां पर करते हैं। यहां पर हमारे पास माइनस टेन अल्फा रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका 8, बेस है आपका 3, माइनस 8/3 ये आ गया। सर अगर F इज इक्वल टू dp बाई dt है तो फोर्स देके हमें मोमेंटम भी तो पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ध्यान समझना, जहां डिफरेंशिएशन है वहीं पर आपका इंटीग्रेशन का भी सवाल बनाया जाता था। ये सारी वेरिएशन हम लोगों ने देखी है। F इंटू डी टी इज इक्वल टू dp, तो अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिलता है। तो कंसेप्ट क्या था बेटा? एरिया ऑफ एफटी ग्राफ हमारे पास क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसी को आप चेंज इन मोमेंटम कहते हैं या फिर इंपल्स भी हमारे पास कहते हैं, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t, यू विल गेट योर आंसर। इसी के बाद हम लोगों ने कहा था कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व भी होता है। इंटीग्रेशन ग्राफिकली अगर आप बात करें तो हमारे पास एरिया अंडर कर्व ही होता है। तो अगर हमें एरिया अंडर कर्व ही होता है, अगर हमें बेटा पी एफ और टी का ग्राफ दे दें तो चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा जा सकता है, या कभी भी मोमेंटम पूछा जा सकता है, तो आपको एरिया निकालना है। याद रखिएगा, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेंगे। इसका रीजन भी क्लास में बताया गया है कि हमारे पास जब आप एरिया निकाल रहे हैं, फोर्स इंटू टाइम, टाइम तो स्केलर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ, जब फोर्स पॉजिटिव होगा तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा, जब फोर्स नेगेटिव होगा तो हमारे पास मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है? ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया हमेशा नेगेटिव रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पर गए थे कि भाई हमारे पास जब हम न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं तो हम लोग कॉज ऑफ द मोशन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मोशन हो क्यों रहा है, भले ही वो एक्सेलरेटेड हो, भले ही वो रिटार्डेड हो, या भले ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो हो क्यों रहा है? वो फोर्सेस की वजह से हो रहा है ना, कि किसी बॉडी पर फोर्स लगा है तो उसका स्टेट चेंज हुआ है, इसीलिए हो रहा है। तो हम लोगों ने फोर्सेस को क्लासिफाई करा और समझने की कोशिश करी फ्री बॉडी डायग्राम से। सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता था? किसी भी क्वेश्चन में बॉडी को सेपरेट आउट करके उसके फोर्सेस को एनालाइज करना। द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस
द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन फ्री स्टेट, अगर आप सिस्टम से निकाल के अलग से देखें, उसी को आप अपना फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ये वाला पार्ट आई थिंक आप सभी लोगों ने अगर न्यूटन लॉस पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, पूरे चैप्टर में ये चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप उसके फोर्सेस को एनालाइज करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। अब कौन कौन से फोर्सेस बताए थे? सबसे पहले वजन बताया था, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप mg लिखते हैं, g क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लेके चलते हैं जनरली? 10, और ये वही वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास 10 लेके चलते हैं। ये सरफेस ऑफ द अर्थ पर ये है। अगर आप ऊपर जाएंगे अर्थ से, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ऊपर जाएंगे तब भी आपका वजन कम होता है, नीचे जाएंगे तब भी आपका वजन कम होता है, मास सेम रहता है। या समझना, वेट हमारे पास फोर्स है बेसिकली, मास हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है, ये हमेशा अर्थ की वजह से है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही बनाएंगे। बॉडी चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही आप इस फोर्स को बनाते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी नॉर्मल रिएक्शन। हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए थे क्लास में, पूरा एक लेक्चर दिया था इसके ऊपर, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में चलता है फ्री बॉडी डायग्राम्स का। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। सर कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? कभी भी कोई दो रिजिड बॉडी आपस में कांटेक्ट बनाएंगी तब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन उनके बीच में बनाएंगे। सर धागा अगर किसी के साथ बना रहा है, बॉडी के साथ कांटेक्ट बना रहा है, तो टेंशन ही हमारे पास रहेगा, वो भी हमारे लिए कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये कांटेक्ट फोर्स है। कोई भी दो बॉडी अगर आपको कांटेक्ट में दिख रही है तो आप नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे। ये हमेशा पुश फोर्स होगा। पुश मतलब दोनों बॉडीज को दूर धक्का देगा। अगर मान लीजिए दो बॉडीज कांटेक्ट में थी, अगर आप पुश ऐसा बना रहे हो कि सर ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये पुल है बेटा, पास लाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इन दो बॉडीज को क्या करेगा? दूर धक्का देने की कोशिश करेगा। पुश है और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो आपका अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने सर्कल वाले की भी बात करी थी, तो अगर आप देखें तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक ग्राउंड को मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर यहां पर हमारे पास दीवार है बेटा, तो यहां पर एक कॉन्टेक्ट बना तो इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे केसेस देखे थे अपने नॉर्मल रिएक्शन के। सर टेंशन क्या होता है? हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन से बात करी है। टेंशन हमारे पास एक फोर्स है इनसाइड स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी धागे को जब आप देखते हैं तो धागा हमारे पास जैसी खिंचाव में आता है, स्ट्रेस, अगर आप उसको खींचने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो धागा भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या बात करो, अगर मैं तुम्हारे हाथ पर धागा बांधूं और खींचने की कोशिश करूंगा तो क्या तुम्हें खिंचाव फील होगा? यस सर होगा। तो कभी भी धागा अगर खिंचाव की कंडीशन में है तो एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं अपना टेंशन। तो टेंशन है तो फोर्स ही। अगर इसकी कोई डायमेंशन पूछे MLT-2, इसकी कोई डायमेंशन पूछे MLT-2, इसकी कोई डायमेंशन पूछे MLT-2। ठीक है, हमारे पास दूसरी बात, हम लोग धागे को हमेशा क्या लेंगे? लेंथ कांस्टेंट लेंगे और हमेशा मासलेस लेंगे, अनटिल एंड अनलेस सवाल में मेंशन्ड हो। हम लोगों ने मास वाली स्ट्रिंग का भी सवाल करा है, टेंशन इनसाइड अ रॉड और अ वायर, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा ही। ठीक है, तो ये हमेशा पुल फोर्स होगा। आप धागे से कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। अगर दो बॉडीज के बीच में बेटा धागा है तो आप कभी भी धागे का फोर्स ऐसे मत बना देना, फील करना आप दोनों बॉडीज को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके हाथ पे धागा बांध करके धक्का नहीं दे सकता, मैं खींच सकता हूं, तो ये कभी भी पुश फोर्स ना होके हमेशा क्या रहेंगे? पुल फोर्स। ये हमेशा धक्का देता है, पुश फोर्स। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने यहां पर बात करी थी, एक प्लेट है जिसपे n नंबर ऑफ बॉल्स जाके हिट कर रही हैं, तो फोर्स कितना लगेगा? जब भी कभी मोमेंटम चेंज हुआ तो डेफिनेटली फोर्स होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu है। फाइनल मोमेंटम क्या है? कई बच्चों के mu है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? सर 0। अरे पगले, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होगा mu कैप माइनस ऑफ माइनस mu कैप, तो 2mu का हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। अगर इसमें n नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकंड है तो फोर्स क्या होता था? टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये मोमेंटम, एक बॉल का मोमेंटम में कितना चेंज है? 0 नहीं है, 2mu का हमारे पास चेंज है। अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही आएगा, तो फोर्स होएगा 2nmu। ये सवाल हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हमारे पास था यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मैंने कहा था कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे जा रहा है कुछ समय तक, तो न्यूटन्स ने यही बात बोली थी, उसका स्टेट चेंज होगा। तो इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dt
फोर्स को अगर आप जो लगा करते चले जाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम कुछ और मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सर प्लस कब यूज करते थे? प्लस आप तब यूज करते थे बेटा जब हमारे पास स्पीड अप हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है कि बॉडी स्पीड अप करेगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। माइनस आप कब यूज करेंगे? जब हमारे पास फोर्स लग रहा है इस तरीके से कि बॉडी स्लो डाउन कर रही है, तो हमारे पास माइनस वाला यहां पर हम लोग यूज करते थे। इसके ऊपर भी क्लास में सवाल कराया गया था, आप कॉपी खोल करके रिवाइज करेंगे। स्प्रिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कई सारे सवाल लगाए स्प्रिंग फोर्स में। सर स्प्रिंग फोर्स क्या है? अगर आप देखें कोई भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ, अगर आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो नेचुरल लेंथ में जो रहती है उस समय स्प्रिंग के अंदर कोई भी फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या फिर नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग हमेशा एक फोर्स लगाती है जिसको आप कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की एट नेचुरल लेंथ स्प्रिंग फोर्स इज 0, एट इलोंगेशन स्लैश कंप्रेशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ माइनस के एक्स। कई बच्चे माइनस को ना कभी जहां नहीं लेना होता वहां लेंगे और जहां नहीं लेना है वहां नहीं लेंगे। माइनस आपका हमेशा रीस्टोरिंग नेचर के बारे में होता है। सर रीस्टोरिंग नेचर कहने का मतलब, हमारे पास रीस्टोरिंग नेचर कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे पास स्प्रिंग ऐसे नेचुरल लेंथ पर थी, अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूंगा एक्स लेंथ से, ध्यान सुनना, अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा के एक्स। सर आप माइनस क्यों नहीं बना रहे? वो डायरेक्शन बता रहा है चचा। अगर मान लीजिए मेरा यही स्प्रिंग है, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया है, एक्स मेरा इस तरीके से नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी के एक्स। ठीक है, अगर आप फोर्स और एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, एफ और एक्स का ग्राफ अगर आप देखें, हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आएगा और वो कुछ ऐसा हमारे पास आएगा जिसका स्लोप की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के। एक सवाल जेई ने पूछा हुआ है, यहां पे 30 डिग्री दे दिया है, बोला स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए, तो यहां पर आप कहेंगे माइनस टेन 30 हमारे पास, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई 1/√3। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा, माइनस रिस्टोरिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल से आपने स्प्रिंग बनाई उस पर डिपेंड करता है, और हमारे पास लेंथ ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो सर ये कांस्टेंट कैसे हो गया? अगर ये इतनी सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है तो ये कांस्टेंट कैसे हो गया? अरे भैया हमारे पास दुनिया में दो प्रकार के कांस्टेंट हैं, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो चाहे कुछ भी कर लो वो बदल नहीं सकते, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट है, कई सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जो कभी भी हमारे पास बदलते नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट हो गया हमारे पास इन वैक्यूम। तो लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जो कुछ कंडीशंस में हमारे पास सेम रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उनको हम अपना कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास। अब पूरे सवालों की अगर आप कैटेगरी देखें तो हम लोगों ने बहुत सारे सवाल करे, उसमें से कुछ कैटेगरी इक्विलिब्रियम के सवाल थे। सर अप्रोच क्या होती थी? अप्रोच ये होती थी, आप सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी रुकी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। इक्विलिब्रियम क्या था कि आइदर बॉडी रेस्ट पर रहे स्लैश कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, उसको आप अपना इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, वो सवाल होते थे इक्विलिब्रियम के। तो इसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फिर रिजॉल्व करते थे। वेक्टर्स से आपको अपना रेजोल्यूशन याद रखना है, रिजॉल्व फोर्सेज अलोंग एक्स एंड वाई, या किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्सेज को रिजॉल्व करके नेट फोर्स अलोंग x0, नेट फोर्स अलोंग y0 करके अपने सवाल करते थे। एक्सेलरेटेड मोशन, अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा, कोई सा भी केस है, एक्सेलरेटेड है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, वही पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दी मोशन, मन मर्जी नहीं। अगर मेरे पास इंक्लाइन का सवाल है जैसे यहां पर है, तो सर आपने नॉर्मल को क्यों नहीं रिजॉल्व करा? क्योंकि बेटा ये इस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो फोर्सेस कुछ ऐसे होने चाहिए जो इसको इधर लेके जाए। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसका cos 90 करोगे 0 हो जाएगा, वजन का ही एक कंपोनेंट लेके जा पा रहा होगा। तो आपको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन रिजॉल्व करना है, और फिर F नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू ma। ये हमारे पास सवाल होते हैं। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला था, इक्वेशन कैसे बनानी है, हमें आंसर से नहीं, हमें कंसेप्ट से बात करनी है। 2 kg 3 kg 5 kg, यहां से 80 न्यूटन लगाया, यहां से 20 न्यूटन लगाया। अगर आप देखें तो इनके बीच के नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसे सवाल पूछे जाते थे। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे
80 है, 20 है, पुश फोर्स N1 N1, इन दोनों के बीच में पुश फोर्स N2 N2। जमीन से भी आएगा। अगर कोई बोले सर ये वाला नॉर्मल, ये इसका वजन भी तो 2G होगा, मैंने कहा यस, वो ग्राउंड के बराबर होगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो चल नहीं रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा। हाँ सर, तो ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन 20, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन 30, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन 50। सर इधर भी कांटेक्ट है तो इधर क्या नॉर्मल होगा, इधर क्या नॉर्मल होगा। मैंने कहा देखो भाई, तुम पूरे सिस्टम में एक साइड से 80 लगा रहे हो, एक साइड से 20 लगा रहे हो, ये तो चलेगा, नेट फोर्स आ रहा है। तो इक्वेशन क्या बनाओगे, यहां पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूं अभी समझाने के लिए। ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा, 80 माइनस N1 इक्वल टू 2A। इसको इस साइड में कौन ले जाएगा, N1 माइनस N2 इक्वल टू 3A। इसको इस साइड में कौन ले जाएगा, N2 माइनस 20 इक्वल टू हमारे पास 5A। अब अगर आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा आएगा नेट फोर्स जो भी आपने लगाया डिवाइड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स आपका कितना है, इधर से 80 है, इधर से 20 है, तो 80 माइनस 20 डिवाइड बाय टोटल मास 2 + 3 + 5 आपके पास आएगा। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे N1 N2 आपके आसानी से आ जाएंगे। हमने धागे वाला केस किया था, ध्यान से समझिए, यहाँ 1 kg, यहाँ 3 kg, यहाँ 6 kg, 30 न्यूटन आपने यहाँ पर लगाया है, तो धागा हमेशा पुल करेगा, तो यहाँ पर टेंशन T1 यहाँ पर टेंशन T2 हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये T1 T2 ठीक है। तो ये भी A एक्सेलरेशन से जाएगा, ये भी A एक्सेलरेशन से जाएगा, ये भी A एक्सेलरेशन से जाएगा। इक्वेशन देखिए तो 30 ले जाने वाला फोर्स 30 माइनस T1 इक्वल टू 1A, T1 माइनस T2 इक्वल टू 3A और T2 इक्वल टू 6A। सर यहाँ पे कुछ नहीं है, T2 इक्वल टू 6A क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स हमारे पास नहीं है। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा, माइनस T1 प्लस T1 गया, माइनस T2 प्लस T2 गया, तो अगर देखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू 1A 3A 6A, यही सॉल्व करके नेट फोर्स इक्वल टू MA से आप अपनी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपकी एक्सेलरेशन आई, इधर रखिए इधर रखिए, तो T1 T2 सब आ जाएगा आपका। तो ठीक है, ये हम लोगों ने सवाल किए थे। वेज पर हमारे पास कैसे था, अगर आपने एक ब्लॉक को वेज पर रखा हुआ है किसी एंगल थीटा पर और स्मूथ मान के हम लोग यहां पर चल रहे हैं, सारे बच्चे याद करें, आपका वजन होता था यहां पर mg। सर नॉर्मल को क्यों नहीं रिजॉल्व करा, क्योंकि ये जाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल की वजह से कभी भी नहीं मूव कर पाएगा, ग्रेविटी हटा दो यहीं रह जाएगा। तो एक्चुअली में ग्रेविटी इसको जो पुल कर रही है उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, यहां पर एंगल थीटा आता था, mg cos थीटा mg sin थीटा, mg sin थीटा ही इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो परपेंडिकुलर टू दी वेज इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो देखो दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिए। सर आपको कैसे पता इक्विलिब्रियम है, अरे ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा, ये कर दिया। और पैरेलल टू द वेज mg sin थीटा इक्वल टू MA, A की वैल्यू आ गई G sin थीटा। ये याद करने के लिए भी मैंने बोला था, G कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट आ गई। इसके बाद काइनेमेटिक्स के सवाल आते हैं, यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक जब आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो V इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से आप वेलोसिटी एंड ऑल सारी चीजें निकाल सकते थे। इस पे भी हमने सवाल किया था। फिर इसके बाद आया था हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से कनेक्टेड है किसी प्रकार से, अगर आप एक बॉडी में मोशन क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी में भी इंपैक्ट जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होकर चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या तरीका बताया था कि पहला था लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, जुगाड़ू मेथड होते हैं ये, लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, किसी भी धागे का लेंथ वेरी नहीं कर सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो याद करिए हम लोगों ने कंसेप्ट बताया था, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेंथ कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्लैश रॉड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि उसकी लेंथ कभी चेंज नहीं कर सकती। तो यही वाला क्लास में एग्जांपल भी कराया था, ये u है ये v है, तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, ये एंगल है, तो u cos अल्फा आपको यहां पर मिलेगा। ये अगर एंगल बीटा है तो यहां पर एंगल बीटा है, तो धागे के इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v cos बीटा। तो आप इन दोनों वेलोसिटीज को v cos बीटा और u cos अल्फा धागे के लेंथ के अलॉन्ग इक्वेट कर सकते हो। रॉड वाला क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, 37 या 53 डिग्री दे रखा था। रॉड अगर स्लाइड कर रही है, आपने एक लैडर लिया, दीवार पर रखा और ये
फिसलते हुए नीचे जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी वीबी है, इसकी वेलोसिटी वीए है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे? ये एंगल अल्फा है तो वीए कॉस अल्फा रॉड के लेंथ के अलॉन्ग है, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा है, तो वीबी कॉस बीटा इस लेंथ के अलॉन्ग है। एक रॉड पिचक नहीं सकती, तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी आप बराबर करिए, आपका आंसर आ गया। वैसे ही हम लोगों ने कहा था एक और मेथड है, जैसे इसी के एग्जांपल में ये भी आपको क्लास में कराया गया था। अगर मैं इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं, पावर मेथड से भी करा था, याद करने हैं आपको। अगर आप इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं तो एक ही आपके पास धागा है, तो इस धागे के इस पॉइंट को आप 10 से खींच रहे हैं, तो ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, मान लेते हैं u से, तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ क्या होगा? u cos 37, तो u cos 37 10 के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज धागा खिंच जाएगा और धागे की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी आपका एग्जांपल था। एक एचसी वर्मा का ये सवाल था, अगर आप u से खींच रहे हैं तो ये कितनी स्पीड से जाएगा? तो मैंने कहा था एक धागा ले लीजिए, इस एंड को आप u से खींच रहे हैं, ये वाला एंड v से जा रहा है, तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ की बात करेंगे तो v cos हमारे पास थीटा किसके बराबर होना चाहिए? u के बराबर होना चाहिए, तो v की वैल्यू आती है u बाय cos थीटा, HCV का आपका एग्जांपल भी था। अब हमारे पास पावर मेथड क्या था? इन्हीं सवाल को हम लोगों ने पावर वाले मेथड से भी करा था। मैंने कहा था कि भाई देखो, हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस जिनके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो उनका वो कभी भी वर्क डन नहीं करेंगे, और वर्क डन नहीं करेंगे तो पावर जीरो होगा। तो याद करिए, पावर हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, है ना, हमारे पास वर्क स्केलर है, और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये एक्चुअली में एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय टी आता है, तो ये आता है एफ डॉट वी। तो ये पावर का फॉर्मूला था, और इसी में हम लोगों ने लिखा था पावर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। कंसेप्ट ये था कि इंटरनल फोर्सेस का हमेशा पावर जीरो होता है। ये एचसीवी का आपका एक सवाल है कि हमारे पास एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, उसके साथ रिंग कनेक्टेड है, ये इधर जा रहा है, तो इनकी वेलोसिटीज का रिलेशन हमारे पास क्या है? तो जैसे यहां पर समझना, मान लीजिए ये v है, तो यहां पे टेंशन इंटरनल हो रहा है, एक्शन है रिएक्शन आया, एक्शन है रिएक्शन आया, तो इंटरनल फोर्स हो रहा है, तो टेंशन का वर्क डन नहीं होगा, तो पावर भी जीरो है। T इंटू वी कॉस 180, T इंटू वी कॉस 30 इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास नेट पावर जीरो करा आ गया। हम लोगों ने ये भी सवाल करा था कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, इनके बीच में धागा ऐसे कनेक्ट कर रखा है, अगर आप इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींचेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो मैंने कहा यार देखो, इसमें टेंशन इंटरनल है, हाँ, तो ये वर्क डन नहीं करेगा, हाँ, पावर जीरो होगा, हाँ, तो यहां पर आपने टेंशन टी माना था, ये टी आया, यहां पर टी आया, यहां पर टी आया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। इधर टी आया, इधर टी आया, तो यहां कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। इधर टी आया, इधर टी आया, तो यहां कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। तो इस ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो एक तो 2t है, एक t है, तो 3t आया, एक 2t है और एक 2t है, 4t यहां पर आया। अब इस स्पीड पर कौन मेंटेन कर पाएगा? जिसने क्लास में ध्यान से सुना है, तो यहां पर समझना, इस पॉइंट की पावर लिखोगे तो 4t इंटू 10 कॉस 180, 4t इंटू 10 कॉस 180 और 3t इंटू वी बी कॉस जीरो, इन दोनों के बीच का एंगल इज जीरो। हमारे पास आपने ये सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने वेज कंस्ट्रेंट पर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे, उसका एक ही एग्जांपल मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। ये रोडोव में भी है हमारे पास कि एक हमारे पास वेज है और इसके ऊपर एक रॉड रख के हम लोगों ने इसको रिलीज कर दिया, तो इनकी एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? तो कंसेप्ट क्या होता है? वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इज सेम। जब भी कोई दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, हमारे पास नॉर्मल इसका इस डायरेक्शन में होगा, है ना, टेंजेंट सरफेस का ये है, तो टेंजेंट के अलोंग इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल के अलोंग की वेलोसिटी, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी दोनों की सेम ही होगी, अगर अलग हुई तो कांटेक्ट रहेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने यहां पर क्या करा, अगर मान लो इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास a2 है, ठीक है, ये क्लास में आपके नोट्स में मिलेगा। तो ये एंगल हमारे पास थीटा था, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो a2 का कॉस थीटा, a2 का साइन थीटा, ये आया a2 का साइन थीटा। ये a1 से नीचे जा रहा है, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो a1 का कॉस थीटा, तो a1 का कॉस थीटा इज इक्वल टू a2 का कॉस थीटा होना ही चाहिए, तभी जाके नॉर्मल कंस्ट्रेंट होगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चेन प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर दिए थे अपने। तो यहाँ पर एक सवाल था, ये 2 थीटा नहीं है, ठीक है, ऑपरेटर ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर आपका एंगल है थीटा, ठीक है। हम लोगों का ये सवाल था कि भाई इस चेन के सेंटर वाले पॉइंट पर
मिड पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। तो यहां पर एंगल था थीटा और यहां पर एंगल था आपका थीटा, यहां पर एंगल था थीटा। मैंने कहा पूरी चेन इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो याद करिए हम लोगों ने यहां पर कहा टी डैश लिया ना उन्होंने, हाँ, तो इसके हाफ सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक चेन यहां एक चेन यहां, आपका हाथ खींच रहा होगा, आपने रोक रखा होगा, इधर आप अपने आप को मान लीजिए कि आपने इनको पकड़ रखा है, तो आपको यहां पे टेंशन फील हो रहा होगा, है ना। तो यहां पर जो आपका टेंशन आएगा, मान लीजिए इन्होंने यहां पर टी डैश ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारे लिए टी है, ठीक है, ये हमारे लिए टी है। तो टी कॉस थीटा ये रुका हुआ है ना बेटा, टी कॉस थीटा यहां है, टी साइन थीटा आपका यहां है, ठीक है। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टी डैश के बराबर, ये रहा। टी साइन थीटा ये किसके बराबर होगा, mg/2 के बराबर। रेशियो ले लो, आंसर आ गया, खत्म। फिर उसके बाद टेंशन इनसाइड अ बॉडी। मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए थे कि कभी भी आपको किसी बॉडी के अंदर टेंशन निकालना है तो उस बॉडी का कंसेप्ट क्या है, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड टेंशन, ब्रेक द बॉडी इन 2 पार्ट्स और वहां पर एक धागा बांध करके टेंशन रिपोर्ट कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सवाल किया था एक हैवी रोप का सवाल, सर धागे का तो मास नहीं होता है, लेकिन देना चाहे तो दे सकते हैं। मेजॉरिटी सवालों में मास नहीं होता है। तो अगर आप एफ से अगर इसको खींच रहे हैं, तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई यहां पर एक्स लेंथ पर टेंशन कितना होगा, एक्स लेंथ पर यहां पर टेंशन बता दीजिए, तो मैंने कहा इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, एक एक्स लेंथ का, एक एल माइनस एक्स लेंथ का, इनके बीच में एक धागा बांध के वो ये टेंशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाय एम, है ना, नेट फोर्स तो एफ ही है, मास टोटल एम ही है। तो इसकी इक्वेशन बना लो या इसकी इक्वेशन बना लो, टी डैश इज इक्वल टू, हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। इसका मास कितना आएगा भाई, देखो यहां पे लिखा भी है मास ऑफ एल माइनस एक्स, तो यूनिटरी मेथड, एल लेंथ पर मास है एम, पर यूनिट लेंथ पर एम बाई एल, तो इसका मास क्या आएगा, एल एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं, टी डैश इज इक्वल टू इसी का मास इंटू ए की वैल्यू रखी, आंसर आ गया, खत्म। हमारे पास वेज में अगर दोनों साइड के बॉडीज हैं तो हम लोग कैसे करते थे भाई, याद करो, इसका m2g का साइन बीटा वाला कंपोनेंट इसको ले जाने की कोशिश करेगा और ये वाला टेंशन इसको रोकने की कोशिश करेगा। m1g का इधर एक कंपोनेंट आएगा साइन अल्फा और टेंशन t। तो अगर मैं मान रहा हूं कि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये, तो अच्छा इसमें इस डायरेक्शन में माना है ए, मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये m1g साइन अल्फा, और रोकने वाला कौन सा है, ये m2g साइन बीटा डिवाइड बाय टोटल m1 प्लस m2। सर अगर मान लो धागे में टेंशन हमसे पूछा जाए तो आप इक्वेशन बना लेना, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस माइनस दिस इक्वल टू m1a, m1g साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए आपने निकाला है, रखेंगे, टेंशन भी आपका आ जाएगा। इस वाले सवाल में अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स होगा 20 kg का है, तो 20g साइन 30 इधर है, सर 20g कॉस 30 इधर है, नॉर्मल इधर है, टेंशन हमारे पास टी इधर है, तो ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये, रोकने वाला फोर्स क्या होगा, इसका हमारे पास वजन, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन देखो, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो 20g साइन 30 माइनस 5g इक्वल डिवाइड बाय टोटल मास, आपका ए आ गया। अगर आपसे कोई टेंशन पूछेगा तो इक्वेशन बना लो, टी माइनस दिस, ये ऊपर जा रहा है, दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, आपका टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर फ्रिक्शन कैसे आ गया, अभी ये गलती से यहां पर कॉपी पेस्ट हो गया, कोई नहीं, इसको छुपा देते हैं, ठीक है, अभी फ्रिक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये, ठीक है। आइए, फिर इसके बाद हम लोगों ने एटवुड मशीन या पुली प्रॉब्लम्स भी यहां पर बात करी थी, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आएगा भी, जैसे मान लो ये वाला भी हमारे पास सवाल था, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 2g, यहां पे t2, यहां पे t2, यहां पर इसका भी अपना एक वजन होगा, है ना, इस डायरेक्शन में इसका भी एक वजन का कंपोनेंट होगा, हाँ सर होगा, तो वो कितना होगा, 4g साइन 30 हमारे पास होगा। तो जरा देखना इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं, 2g माइनस टी2, इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, 2g माइनस टी2 इक्वल टू 2a, हाँ सर, इसको कौन ले जाता, t2 प्लस 4g साइन 30 माइनस t1 इक्वल टू 4a, हाँ सर, ये ऊपर जाता t1, ले जाने वाला फोर्स माइनस 1g इक्वल टू 1a। जैसे आप ऐड करोगे सारी चीजें टेंशन पेंशन हट जाएंगी, इंटरनल वाली, ले जाने वाले फोर्स में बनेगा 2g प्लस 4g साइन 30 माइनस 1g रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास, ए आ गया। टेंशन चाहिए थी, इसकी इक्वेशन में डाल दो ए की वैल्यू, इसकी इक्वेशन में डाल दो ए की वैल्यू, टेंशन भी आपकी आ जाएंगी। अब जनरल फॉर्मूला फॉर अ फोर्स ऑन अ पुली, अगर कोई भी हमारे पास पुली है,
ठीक है, इसके ऊपर आपने धागे से यहां पर टेंशन टी लगाया है, तो ये इसको प्रेस करेगा ना। अगर आपके सर पर मैं रस्सी बांधूं और रस्सी को खींचने की कोशिश करूंगा, आपकी गर्दन नीचे धंसेगी, है ना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 2t साइन थीटा बाय 2। थीटा क्या है, कितना एंगल रोप ने बनाया है। आप नोट्स खोलेंगे तो आपको ये वाला केस बताया था, जनरल केस अभी मैंने नहीं बताया था, जनरल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पुली, ध्यान से देखें, ऐसे अगर हमारे पास इतने कांटेक्ट में है तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स टी और टी का रिजल्टेंट फोर्स आएगा T√2। ये हमारे पास सवाल में भी था। ये वाला सवाल भी आपको बताया था कि अगर ब्लॉक हम लोग ग्रूव बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, तो ब्लॉक हमारे पास इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा। हाँ, तो जो ये वाला एंगल है बीटा, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए थी, जी साइन बीटा। अगर एक ब्लॉक को छोड़ते तो ये सीधे नीचे जाता जी साइन बीटा की एक्सेलरेशन से, लेकिन मैंने तो अब गड्ढा बना दिया है, तो ये अल्फा अगर यहां है, 90 डिग्री यहां है, तो 90 माइनस अल्फा हुआ। तो इस जी साइन बीटा का यहां पर जो कंपोनेंट आएगा, दैट इज जी साइन बीटा इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो ये साइन अल्फा बन जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन आएगी। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप लगा सकते हैं, राइट। अगर आपको याद आ रहा हो, इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, अपना एटवुड मशीन। बहुत सवाल करे हैं, उनमें से कुछ जो अच्छे सवाल थे जो याद रखने चाहिए उनकी बात करें। तो एटवुड मशीन में यहां 6 kg है, यहां 2 kg है, तो ऑब्वियस सी बात है, रुकेगा नहीं है, चलेगा, एक्सेलरेटेड सवाल है। तो 6 kg 6g यहां पर आएगा, kg नहीं, 6g यहां आएगा, 2g यहां आएगा, तो 6 kg वाला ले जाएगा तो 6g माइनस टी इक्वल टू 6a। ये ऊपर मूव करेगा तो t माइनस 2g इक्वल टू 2a। a आ गया, टेंशन भी हमारे पास आ जाएगी। ये वाला सवाल किया था, तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम क्या थे, 3g यहां है, मान लो इसमें टेंशन T1 है, T1 है, इसका भी वजन है 2g, यहां टेंशन है T2, तो यहां पर यही वाले धागे के अंदर टेंशन T2 जाएगा और 1g आ गया। तो इस साइड भारी है, तो इसको a एक्सेलरेशन से अगर आप मानोगे तो ये भी a एक्सेलरेशन से जाएगा और ये भी हमारे पास a एक्सेलरेशन से जाएगा, है ना। तो यहां पर 3g माइनस T1 इक्वल टू 3a। ये नीचे कैसे जाएगा, 2g प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 2a। ये ऊपर जाएगा T2 माइनस 1g इक्वल टू 1a। ऐड करोगे आपको a मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रखोगे आपको टेंशन मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस के भी सवाल की बात करी थी। बच्चों को लगता है कि वेइंग मशीन जो होता है वो वजन बताती है, गलत। वेइंग मशीन हमेशा आपको नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग देती है, वेयर स्प्रिंग बैलेंस आपको हमेशा उसको हटा करके एक धागा बांध लीजिए और वहां पर टेंशन रिपोर्ट कर दीजिए। इसके ऊपर हम लोगों ने सवाल भी करे थे, ये दो हमारे पास सवाल हैं। मान लीजिए स्प्रिंग का हमें क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, एक साइड 6 kg एक साइड 2 kg, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पे 6g यहाँ पे t, मान लीजिए धागा हमारे, इसको हटा करके एक धागा बांध लीजिए और यही टेंशन रिपोर्ट कर दीजिएगा, 6g माइनस टी इक्वल टू 6a, और ये ऊपर जाएगा t माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो आपने यहां से a निकाला, पुट फाइन टेंशन एंड रिपोर्ट, यही स्प्रिंग बैलेंस का हमारे पास रीडिंग होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन की बात करी। अगर कोई बंदा एक वेइंग मशीन पर है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका वजन हमारे पास mg नहीं आएगा। weighing machine does not measure weight, it measure the contact force या normal reaction। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में n इधर है, mg इधर है, तो आप इक्वेशन क्या बनाते हैं, दिस माइनस दिस इक्वल टू ma। तो नॉर्मल रिएक्शन m इंटू जी प्लस ए आ रहा है। याद करिए यही आपका g इफेक्टिव होता था। आपका वजन ज्यादा फील होगा तो रीडिंग बढ़ जाएगी। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो आप इक्वेशन क्या बनाते हैं, n इधर है सर, mg इधर है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू ma। तो n ये g माइनस a आ रहा है, यही आपका g इफेक्टिव होता था, रीडिंग कम आएगी। इफ a इज इक्वल टू g, अगर धागा टूट जाए लिफ्ट का तो नॉर्मल रीडिंग 0 देगा, वेइंग मशीन कुछ भी रीडिंग नहीं देगी, ऑल्दो आपका वजन था। मैंने यहां पे लिखा है अगर ये रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी पर है तो हमेशा ये हमारे पास सही रीडिंग देगा, ठीक है। अब मंकी प्रॉब्लम्स की बात करी थी, एचसी वर्मा में बहुत फेमस है ये सवाल। हमारे पास 3 मंकी है, ये 5 kg है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऊपर जाए नीचे में जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 kg का मंकी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। ये 4 kg का मंकी है, ये ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारे पास जा रहा है। तो हमें अगर टेंशन एंड ऑल सारी चीजें निकालनी है तो जरा समझना, इस वाले मंकी की अगर आप बात करोगे 4g वजन है, इसके हाथ पर एक टेंशन T1 है, तो इक्वेशन क्या बनाओगे, T1 माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू 1, एक्सेलरेशन 1 थी तो T1 यहां से आ गया। हाँ, तो ये जो T1 है तो इस मंकी के ऊपर भी तो लग रहा है,
यहां पर आने के बाद जब इसके हाथ पर है तो यहां पर T1 होगा और यहां पर T1 होगा, तो इस मंकी के ऊपर यहां टेंशन चेंज हो जाएगा, है ना। सर क्या बोला आपने, मैंने कहा ये वाला मंकी जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो धागे को खींचेगा, तो इस धागे में टेंशन T1 आया, यस, इसके हाथ तक टेंशन T1 ही रहेगा, इस पर ये बंदर भी टंगा पड़ा है और ऊपर ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां टेंशन T2 हो जाएगा। तो अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो T2 माइनस T1 माइनस 2G इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू 2 एक्सेलरेशन, तो यहां से अब आपका T2 भी आ जाएगा। क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक T2 ही रहेगा, इसके बाद ये बंदर इस पे चढ़ा हुआ है तो यहां पर टेंशन आपका T3 हो जाएगा। ये क्लास में सारी चीजें बताई हैं। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए T3 इज इक्वल टू 5G प्लस T2 करके आप हर जगह का टेंशन यहां निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी पुली है वो मासलेस है, और अगर मास 0 है तो नेट फोर्स हमारे पास पुली पर हमेशा क्या रहेगा, 0। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 2T कैसे हो गया, अगर ये पुली है तो हम लोगों के लिए हमेशा मास 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो T1 की वैल्यू टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होता है बेटा। तो T1 इज इक्वल टू 2T2 हमारे पास रहता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने कटिंग ऑफ द स्प्रिंग की भी बात करी थी कि अगर आप कभी स्प्रिंग व्रिंग को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने करे थे। मैंने सबसे पहले कहा था स्प्रिंग बिल्कुल आपके जैसे है, लेजी है, अचानक से स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं करता है। ये आपका एक एडवांस में आया हुआ सवाल था कि एक ब्लॉक है 2m मास का, एक ब्लॉक है m मास का, इनके बीच में धागा है, जिसको भी आप कट कर रहे हो, ध्यान सुनो, जिसको भी आप कट कर रहे हो उसमें फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जाते हैं, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखे थे। उसमें क्या था, मैंने कहा था पहला स्टेप है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड ऑल फोर्सेस। इस धागे में टेंशन क्या होगा, T है ना, mg, तो T की वैल्यू आई mg, और स्प्रिंग खिंचा होगा तो स्प्रिंग की वैल्यू ये mg है, तो स्प्रिंग की वैल्यू हो गई 3mg। अगर मैं धागे को जैसे ही कट करूंगा, सेकंड स्टेप, धागे को अब मत बनाओ, उसका टेंशन 0 हो गया। स्प्रिंग लेजी फोर्स है, अचानक फोर्स चेंज नहीं कर सकता, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी 3mg ही होगी। तो देखो ऊपर 3mg लग रहा है, नीचे 2mg है, तो ऑब्वियस से बात है ऊपर भागेगा। कितनी एक्सेलरेशन होगी एडवांस ने पूछा था, तो 3mg माइनस 2mg इक्वल टू 2ma, हमारे पास 2ma2, और ये धागा हट गया, mg है तो ये तो नीचे जाएगा, mg इक्वल टू ma1, ये आ गया। फ्लोटिंग पुली का HCV में हमारे पास 2-3 सवाल है, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर एक बॉडी से टेंशन T चलते चलते दूसरी बॉडी पर टेंशन T 2T, T/3, T/4 हो गई, दैट मीन्स दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, T है, ये पुली बनाया TT है, नीचे 2T और 2T, ये याद आया। नेट मास ऑफ द पुली 0, तो F अपवर्ड इज इक्वल टू F डाउनवर्ड, हम लोगों ने मैच करा, तो 2T इज इक्वल टू 2T आ गया। कैसे पता लगता है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन बनानी थी, मैंने कहा था जब एक से टेंशन T चलते चलते दूसरे पर T ना पहुंचे, कुछ भी हो जाए T ना पहुंचे, कंस्ट्रेंट रिलेशन जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज गलती हो सकती है। तो यहां दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। अब रिलेट कैसे करेंगे, नेट पावर इक्वल टू 0, टेंशन इज इंटरनल फोर्स, समझना 2T इंटू A1 cos 180 माइनस हो गया, T इंटू A2 cos 0 पॉजिटिव हो गया। तो एक रिलेशन ये आ गया A1 A2 का, हाँ सर, मैंने कहा कि हमारे पास T और T हट जाएगा, एक रिलेशन ये आ गया। मैंने इसकी इक्वेशन बनाई 4mg माइनस 2T, यहां पे लिखा हुआ है 4mg माइनस 2T इक्वल टू 4ma1, एक इक्वेशन और आई, और T इक्वल टू ma2 एक इक्वेशन और आई। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम लोगों ने फ्लोटिंग पुली के भी यहां पर सवाल सॉल्व किए थे। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारे पास फ्रिक्शन वाला पार्ट, इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखे। फ्रिक्शन हमारे पास कई बच्चों ने 9वीं क्लास में ये सीखा होता है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन, बिल्कुल गलत बात। फ्रिक्शन हमारे पास 2 प्रकार के होते थे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। जब मैं यहां पर चल रहा हूं, मैंने क्लास में कई बार पूछा है कि मैं कौन सा फ्रिक्शन यूज कर रहा हूं, बच्चे कहते थे सर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप चल रहे हो। अरे पगले, मैं जब चल रहा हूं तो मेरे जूते और जमीन को देखना है। फ्रिक्शन हमारे पास अगर जूते में और जमीन में स्लिपिंग नहीं हुई तो अब तक काइनेटिक नहीं आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये 2 सरफेसेस की बात होती है पहली बात, और बॉडी की बात नहीं होती है। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहली बात, अगर 2 बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हमारे पास नहीं है तो फ्रिक्शन हमारे पास नहीं आएगा। याद करिए मैंने आपको कहा था कोई भी बॉडी अगर हमारे पास जमीन पर है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स है,
और हमारे पास अगर इस बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन हमारे पास यहां पर कहीं है, तो ये भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है। एग्जाम में एक बार पूछा था नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, तो नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दिस इज योर नेट कांटेक्ट फोर्स। कई बच्चों को या तो फ्रिक्शन याद रहता है या तो नॉर्मल रिएक्शन याद रहता है। क्लियर? तो इट इज पहली बात कि फ्रिक्शन तभी लगेगा जब कांटेक्ट फोर्स है, और ये हमेशा किस चीज को अपोज करता है, या तो टेंडेंसी हो, मैंने सिमुलेशंस भी दिखाए थे, टेंडेंसी हो कि अगर ये फिसलना चाहता है तो भी अपोज करेगा, इधर भी कर सकता है, अगर ये इधर फिसलना चाहेगा तो उधर फोर्स लगाएगा, उधर फिसलना चाहेगा तो इधर फोर्स लगाएगा। जब तक फिसलन नहीं हुई है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी को अपोज करता है, जिस तरफ चलना चाहेगा उसको अपोज कर देगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी चल गई तब हमारे पास अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस जब आपस में फिसल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जो बच्चे पढ़ते हैं सर स्टैटिक की तो वैल्यू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होती है, अरे पगले ये मैक्सिमम वैल्यू, इसी को आप एफ लिमिटिंग भी कहते थे, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, ना कि स्टैटिक वैल्यू है। फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे नीचे ये कुछ भी लग सकता है, वो आपको चेक करना पड़ता है, इसीलिए फ्रिक्शन के सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, मोशन को अपोज करेगा, फ्लिपिंग बिटवीन टू सर्फेसेस को अपोज करेगा, म्यू के इंटू एन रहेगा। म्यू एस और म्यू के की अगर आप बात करें तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। जनरली हमारे पास म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास म्यू के होता है। हम लोगों ने सबसे पहले यहां पर क्या बात करी थी, अगर मान लो एक बॉडी हमारे पास रफ सरफेस पर है, ठीक है, 1 kg का है और इसमें म्यू एस इन्होंने नहीं दिया है, चलिए म्यू एस की वैल्यू हमारे पास 0.2 है और म्यू के की वैल्यू हमारे पास 0.15, क्लास में भी यही एग्जांपल लिया था। तो मैंने अगर फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको बतानी है, तो सबसे पहले फोर्स 0.8 लगाए तो बताइए, 1.8 लगाए तो बताइए, 1.5 लगाए तो बताइए, 1.2 लगाए तो बताइए। तो कभी भी आप ऐसे देख के नहीं कि सर म्यू एस दे रखा है ना, तो म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन करूंगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। तो म्यू एस 0.2 था, नॉर्मल रिएक्शन से 10 है तो 2 आ गया। अरे पागल, ऐसे करेगा सब खराब हो जाएगा। ये जो तूने म्यू एस टाइम्स एस और नॉर्मल का लिया है, दिस इज द मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ, हमारे पास अगर तू 2 न्यूटन से कम लगाएगा, 0.8 लगाएगा तो ब्लॉक रुका रहेगा। तूने अगर 0.8 से खींचने की कोशिश करी तो फ्रिक्शन भी 0.8 लग जाएगा। तू 1.8 लगाएगा तो 1.8 लगेगा, 1.5 लगाएगा 1.5 लग जाएगा, 1.2 लगाएगा 1.2 लग जाएगा। कोई भी क्वांटिटी फोर्स की वैल्यू अगर 2 न्यूटन से कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की होती है। अगर मान लो कि फोर्स तुमने 2 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया, 5 लगा दिया, 100 लगा दिया, 1000 लगा दिया, दैट मींस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा लगा दिया, ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, तब काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास एक्ट करता है। तो इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन, ये आपका फ्रिक्शन की वैल्यू है और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। ध्यान सुनना, जब आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये फिर मैक्सिमम पर आता है, इसी को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये थी आपकी स्टैटिक कंडीशंस, इसमें ये सेल्फ एडजस्टिंग है और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये ब्लॉक चलने लग जाती है, काइनेटिक फेज आता है और काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एफ के। ये हमारे पास जो मोशन को यहां पर अपोज करने की कोशिश करता है। फिर हम लोगों ने एक अच्छा सा एडवांस का सवाल लिखा था जो वर्क में आप सभी लोगों ने गलत भी किया, मिनिमम फोर्स कितना होगा एक ब्लॉक को चलाने के लिए। बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं सर मिनिमम फोर्स होता है म्यू एस टाइम्स एम जी, गलत। अगर मेरा फोर्स जमीन से हॉरिजॉन्टल है तब आपका आंसर सही है। हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो नो डाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर अगर आप फोर्स लगाओगे तो चलेगा, तो म्यू एस टाइम्स एम जी उस केस में है। लेकिन आप सभी लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी देन टू पुश अ बॉडी, किसी भी बॉडी को चलाने के लिए पुल करना आसान है। तो मैंने कहा था कि भाई अगर आपको कम से कम फोर्स में चलाना है, किसी एंगल थीटा पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये कितना बनेगा बेटा, एफ कॉस थीटा। ये स्कूल में नहीं पूछा जाता है इसकी डेरिवेशन, लेकिन हमारे लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक कब चलेगा, जब एफ कॉस थीटा एफ एस मैक्स के बराबर होगा। तो एफ कॉस थीटा म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हुआ
और n प्लस एफ साइन थीटा mg के बराबर हो, तो नॉर्मल यहां से निकालोगे तो mg माइनस एफ साइन थीटा रखा, फोर्स की वैल्यू आ गई है। सर आंसर आ गया गलत। हमारे पास जब तू थीटा वेरी करता चला जाएगा तो फोर्स वेरी हमारे पास करता था, तो मैंने कहा था मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या कर, तू मैक्सिमाइज कर दे। जैसे ही डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फोर्स अपने आप मिनिमम होगा। तो हम लोगों ने एक अलग से फंक्शन लिया एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, क्लास में बिल्कुल डिटेल में बताया है, डिफरेंशिएट करा, इक्वल टू 0 डाला और मिनिमम फोर्स की वैल्यू भी आई और एंगल आता था tan इनवर्स ऑफ म्यू। हम लोगों ने ऐसे सवाल भी करे। अब वही लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन जोड़ दिया, तो ले जाने वाला फोर्स 4g माइनस टी इक्वल टू 4a, ये क्यों नहीं है, a है, ठीक है। इसको t माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू, t माइनस फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दे रखी है, ये 2g है बेटा, ये नॉर्मल है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू mg, तो ये आ गया 2। तो देखो इसका कैसी इक्वेशन बनाया, दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए आ गया, टेंशन आ गया, सारी चीजें निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम की बात भी करी थी। एक डब्बा लो, अगर आपने v0 स्पीड से उसको रफ सरफेस पे फेंक दिया है तो जाके कहीं ना कहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू mg, यही इसके लिए रिटार्डिंग फोर्स है। हाँ सर, रिटार्ड कराएगा, तो यही म्यू mg इक्वल टू माइनस एम ए रख दीजिए। सर आपने माइनस क्यों रखा, क्योंकि अगर तू पॉजिटिव रखेगा तो तू कह रहा है कि एक्सेलरेशन इधर है, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हुई तो ये तो स्पीड अप कर जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो याद करिए हम लोगों ने यहां माइनस करा और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस म्यू इंटू जी, ये गलत लिख दिया है, एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू इंटू जी, ऐसे आ गया। देखिए म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा करके आप स्टॉपिंग टाइम निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 करिए, टाइम आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाकर। चेन प्रॉब्लम, कितना पोर्शन हम लोग एक चेन का रख सकते हैं कि ये स्लिप ना करे जब ये रफ सरफेस पर हो। तो चेन प्रॉब्लम हम लोगों ने फ्रिक्शन में भी पढ़ी। मैंने कहा कि यार देखो आप सभी लोगों ने एक बेल्ट को अपने टेबल पर रखा होगा, कभी कभार ऐसा रेशियो आपने सेट करा होगा, हल्का सा बेल्ट को टच करा, पूरी बेल्ट नीचे जमीन पर गिर जाती थी। तो मैंने कहा लेट एक्स बी द फॉर चेन टू बी रेस्ट, ये एक्स लेंथ हमारे पास हैंग कर रहा है, तो एल लेंथ का मास है एम, पर यूनिट लेंथ का मास है एम बाय एल, तो मास कितना हैंग कर रहा है एम बाय एल इंटू एक्स, मास ऑन द टेबल कितना होगा बचा हुआ एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसका जो भी वेट होगा, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, तो ये कितना होगा एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी, ये होगा। और इधर आपका फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ एम ऑन टेबल इंटू जी। तो यहां पे रख के हम लोगों ने पोर्शन भी निकाला था, ठीक है। फिर पर्सन ऑन दी प्लैंक वाला भी हमारे पास सवाल था बेटा, कि अगर एक व्यक्ति है, ये एच.सी. वर्मा का आपका सवाल हम लोगों ने करा था, एक पर्सन है, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए कि ये फिसले ना, तो यहां पर आपका टेंशन था, इक्वेशन क्या थी, यहां पर सर नॉर्मल था, यहां पर वजन है, यहां पे बना भी दिया है, टेंशन नॉर्मल वजन, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो एन, पहली इक्वेशन आई थी एन प्लस टी इक्वल टू एम जी, ठीक है। यही टेंशन चलते चलते यहां पर आया, इस ब्लॉक पर टी आ गया, एक एक्शन है तो रिएक्शन ये आया, और जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन, इसका खुद का मास mg और यहां पर फ्रिक्शन, ये प्लैंक इधर चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन आपका इधर आएगा, ठीक है। तो जरा देखना, इसके लिए इक्विलिब्रियम n प्लस टी इक्वल टू mg, हाँ सर। इसके लिए इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम t की वैल्यू म्यू n डैश, हाँ सर। और ये इस डायरेक्शन में भी हमारे पास n प्लस एम जी इक्वल टू एन डैश। आप यहां से तीनों को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू, कितना फोर्स हमें लगाना है कि ये रुका रहे। फिर एंगल ऑफ रिपोज, एक ऐसा एंगल जहां पर ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है जिसी को हम कहते थे एंगल ऑफ रिपोज। तो सर ये डिराइव कैसे किया था, मैंने कहा था कि अगर ये एक ऐसा एंगल है जहां पर ये चलने की बात कर रहा है, तो यहां पर इसका वजन कितना आता था बेटा, कंपोनेंट mg साइन थीटा आता था। और मैंने कहा कि जस्ट चलने की बात कर रहे हैं तो एफ एस मैक्स की बात कर सकते हैं, यस सर। तो म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा के बराबर, जैसे ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो हमारे पास चल जाएगा, जैसे इक्वेट करोगे तो हमारे पास आएगा बेटा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ये आया था। एक ऐसा एंगल जहां पर ब्लॉक चलने की बात हो जाए तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू म्यू। हम लोगों ने आप लोगों ने कहा था कि सर आसान चल रहा है, आसान चल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है इसको थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। एक ब्लॉक है, इसको मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं रफ सरफेस पे रख के, तो फ्रिक्शन का ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोला था, तो आपने पहला वाला ही ग्राफ बना दिया था जो आपको स्कूल में रटा हुआ होता है। याद रखिए कि जब तक ये रिपोज एंगल थीटा इक्वल टू थीटा रिपोज तक नहीं पहुंच
पहुंचता था तो ये हमारे पास रेस्ट में था, है ना। तो उस कंडीशन में जब भी आप वजन की बात करते थे, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg साइन थीटा के बराबर होगी। तो थीटा लेस देन थीटा रिपोज, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास रहेगी mg साइन थीटा के बराबर। तो ये साइन थीटा के हिसाब से ग्राफ बनता है, तो ये साइन थीटा का ग्राफ बनाया। फिर उसके बाद रिपोज एंगल पर ये चलना स्टार्ट होगा तो काइनेटिक फेज में चला जाता है, और उसके बाद थीटा ग्रेटर देन रिपोज एंगल है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास फिक्स हो जाएगी कई बच्चों के हिसाब से। सर वो तो म्यू के mg cos थीटा, मैंने कहा मैं तो एंगल वेरी करता जा रहा हूं, तो वेरी करोगे तो cos थीटा का ग्राफ हमारे पास जाता था, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज पर जेई ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। वो क्या करते हैं, एक ऐसा कर्व दे देंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, कह देंगे रफ है, कितनी मैक्सिमम हाइट पर मैं इसको रख सकता हूं कि ये फिसले नहीं, ऐसी बात। एक मकोड़ा चलता हुआ जा रहा है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है बिना फिसले। तो ये बेसिकली आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जहां पर ये फिसलने की बात होगी वहां पर हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज हो चुका होगा। तो आप यहां पर एक सरफेस बना सकते थे, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू और tan थीटा dy बाई dx से हम लोगों ने निकाले थे। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आया था टू ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोगों ने कहा था सबसे पहले आप अपने फोर्सेस को जरा ध्यान से समझिए। अगर फोर्स नीचे लग रहा है, समझिए मैं नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा के इसको ले जा रहा हूं, तो ये क्यों चल रहा है, इस पे तो फोर्स लगाया ही नहीं। न्यूटन ने बोला था किसी का भी स्टेट चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा हुआ है नेट। तो अगर इसके साथ जा रहा है, मैं नीचे वाले पर फोर्स लगा रहा हूं, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में था फ्रिक्शन। तो नीचे वाले पर जब आप फोर्स लगाते हो तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे है, एक्शन है तो रिएक्शन है, और ये जमीन पर चल रहा है तो ग्राउंड का भी फ्रिक्शन अपोज करेगा। अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाते हो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर आप कभी कुर्सी खींचते हो तो नीचे की जो चटाई है वो भी खिसक के आ जाती है। इसका रीजन ये है कि जब आप इसको खींचते हो तो ये सरफेस पर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर है तो रिएक्शन इधर आएगा। इस चटाई के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से आगे जाने की टेंडेंसी है तो ग्राउंड भी उसको रोकने की कोशिश करता है। तो टू ब्लॉक सिस्टम में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखे थे। उसमें क्या था, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, है ना, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, और एफएस मैक्स क्लास में नोट करना, एफएस मैक्स हर दोनों सरफेस पर निकाल लीजिए, राइट। फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे ये मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहला काम है उन दोनों को साथ चलाना, कॉमन एक्सेलरेशन। तो पहले एक ऐसा फोर्स फाइंड करिए जिस पर वो दोनों साथ चलना स्टार्ट हो, वो फोर्स ढूंढ लीजिए। फिर जब वो दोनों साथ चल रहे होंगे तो दोनों की इक्वेशन बनाइए। ऐड करने के बाद कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए। मैंने यहां पे लिखा हुआ है फाइंड ए कॉमन। ए कॉमन उठा करके हम लोग फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का रिलेशन निकाल लीजिए। देखिए एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको बोला था इस फ्रिक्शन की एक लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो एक ऐसा फोर्स जहां पर स्लिपिंग हो जाएगी, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रख करके आप अपना आंसर निकालते थे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। 1 घंटा 1 मिनट, कितने लेक्चर थे, कितने घंटे थे। तो लगातार बड़बड़ बोला है, लेकिन ये बड़बड़ उसी को ही काम आएगा जिसने उन सारे लेक्चर्स पर एनर्जी लगाई थी। बहुत डिटेल में और भी चीजें बताई हैं, हर एक कंसेप्ट के ऊपर मल्टीपल सवाल आपको क्लास में कराए हैं। अगर आप नोट्स खोलेंगे, रिवाइज करेंगे, देन यू विल फील पावरफुल। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।